और बच्चों कैसे हो? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है। ये बेटा एक क्वेश्चन है। ये 2 माइक्रो फैराड के चार्ज को कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है इस तरीके से, और उसके बाद इस स्विच को पोजीशन चेंज कर देते हैं। इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कर देते हैं, तो पता करना है परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। और 4 आंसर दिए हुए हैं। 75%, 80%, 0% और 20%।
स्नेहा का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। ये हमारे पास फर्स्ट केस था। और ये तो कनेक्टेड है नहीं, तो इन सिचुएशन 1 U1 बराबर हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर। यूनिट वाइज 10⁻⁻⁶ भी करना है, बट वो तो दोनों के साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है, स्विच 1 को मैंने 2 पे कर दिया। तो अब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई है और इन दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड वाले का वोल्टेज V था, तो कॉमन पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा 1/2 C1 C2। नहीं, 1/2 नहीं, 2 इंटू V प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 8, तो V/5। और फाइनल एनर्जी हो जाएगी दोनों की, दोनों का वोल्टेज है 1/2, और ये वाला वोल्टेज होगा V/5 स्क्वायर, और नेट कैपेसिटी हो गई 2 प्लस 8। ये 10 और ये 5 5 कट गया। हाँ, तो V स्क्वायर अपॉन 5। 5। तो लॉस इन एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू, ये V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन V स्क्वायर इंटू 100। तो 1 माइनस 1/5 इंटू 100 यानी 80%। बिल्कुल करेक्ट आंसर था आप लोगों का। सर हाँ, सर इसको मैंने दूसरे तरीके से किया है, वैसे नहीं हो सकता है कौन सा? सर? यही वाला क्वेश्चन। हाँ, क्या तरीका क्या था? सर E इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 और अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर कर लिए हैं। फिर C1 C2 करने के बाद जो मेरा 16 1/2 इंटू 16/10 V स्क्वायर आ रहा है। और फिर V स्क्वायर की जगह जो है, नहीं V स्क्वायर नहीं, V लेकर के फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब 80 आ रहा है। तरीका बिल्कुल सही है तुम्हारा। यस सर। आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? नहीं मैच कर रहा है सर। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है तरीके में, बता। ठीक है।
ये दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, K1 K2 से छोटी है, और E और D के बीच में ग्राफ खींचना है, या X के साथ खींचना है। ये तो E और X का ग्राफ कैसा आएगा? तो ये तो मेरे ख्याल से ओरल क्वेश्चन है। हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, घट इसके जाता अंदर हो के जाएगी वन पे थोड़ी गिरेगी और K1, के टू पे और गिर जाएगी। और यहाँ पे ये E/K2, चूंकि K2 ज्यादा है तो ये और कम होगी। तो जितने रीजन में ये नहीं है वहाँ पे ई नॉट होगी। उसमें अगर E है, पहले वाले में E/K है, कुछ कम हो गई, फिर यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फिर E हो जाएगी, अब ये और कम होगी, और ये फिर E हो जाएगी। ये पूरी D डिस्टेंस यहाँ पूरी हो गई। ये दोनों डाइलेक्ट्रिक वाले हैं, ये थिकनेस T1 है, ये थिकनेस T2 है, T1 T2। इसी का एक और छोटा क्वेश्चन करते हैं। ये दो कैपेसिटर हैं, ये प्लेट्स हैं, मतलब L लंबाई की ऐसे जुड़ी हुई हैं, और इन प्लेट्स की जो पीछे वाली विड्थ है वो T है। तो कैपेसिटी बतानी है। ये हमने कनेक्शन दे दिया है वोल्टेज का।
अरे बाप रे। ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो C1 हो जाएगा, देखो बेटा, इसका एरिया हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया L इंटू T अपॉन D, और C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट L इंटू T, और इनके बीच की डिस्टेंस है 2D, और C बराबर C1 प्लस C2, तो एप्सिलॉन नॉट LT अपॉन D और 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन 2D, तो एप्सिलॉन नॉट LT अपॉन, अब D बाहर आ गया है तो यहाँ 1 और 1 प्लस 2 आएगा खाली, तो 3/2, तो 3/2D। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो ये, सर थोड़ा बैक कर दीजिए। हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था असल में, इसलिए जल्दी से कर दिया। ओके सर। ये 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, R, 2R और 3R रेडियाइज के, और बीच वाले को अर्थ कर दिया गया है, तो फाइंड द कैपेसिटी। बीच वाले चार्ज, सबसे अंदर वाले को मैंने चार्ज Q दिया है, तो फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपेसिटी। चार्ज कितना है? इनर स्फीयर का चार्ज कितना है? हम्म
इस पे प्लस क्यू ये दिए, इनर स्पेस में चार्ज कितना है? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। जी। देखो सपोज कर लो कि इस पर चार्ज एक्स है, इस पे चार्ज मानना जरूरी होगा कुछ, क्योंकि ये अर्थ है तो अर्थ से इस पर इनफाइनाइट अमाउंट का चार्ज आ भी सकता है, जा भी सकता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो कर दीजिए, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई टू आर बाहर वाला पॉइंट है, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, जो इसी पर हमने एक्स माना है, तो के एक्स बाई टू आर, और इस पर तो कोई चार्ज हमने दिया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट भले अगल बगल हो जाए लेकिन नेट चार्ज जीरो ही रहना है। तो जीरो अपॉन जीरो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस क्यू। अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए जो बताया था, तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, बाहर वाले पे चार्ज क्यू है। अब दूसरा बनाइए, अब इस पर क्यू है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इधर चार्ज माइनस क्यू रहेगा, और चूंकि इस पर चार्ज जी टोटल माइनस क्यू आया है तो बाहर जीरो रहेगा, और बाहर वाले पे चार्ज जीरो जीरो रहेगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब देखिए ये अर्थ भी है, हमारे पास दो कैपेसिटर बन रहे हैं,
एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। इसको C1 कह दीजिए, इसको C2 कह दीजिए। सॉरी, 4 0 0 इस पे नहीं रहे। हाँ, इस पे 0 है तो इस पे 0, इस पे 0। तो अब हमारे पास ये, अगर मान लीजिए कि इस पे चार्ज इधर 0 ना आता, ठीक है ना, या इसको कुछ चार्ज दे देते तो दूसरा काम आ जाता। लेकिन यहाँ पर खाली एक ही कैपेसिटर इफेक्टिव है। एक ये मेरे पास, ये जो पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में है, तो कैपेसिटी बराबर हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू R अपॉन 2R माइनस R। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 2R, ये इसकी कैपेसिटी है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक कैपेसिटर है, इसकी लेंथ L है और इसको चार्ज कर दिया गया है। सपोज ये प्लस Q है और ये इधर माइनस Q है, और बीच में एक ये डाइइलेक्ट्रिक हम डाल रहे हैं। कुछ इस टाइप से ये डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। इस डाइइलेक्ट्रिक का ये X पोर्शन अभी अंदर है और इसको हम इस तरीके से डाल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से डाल रहे हैं। मतलब इसके आगे बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। ये वाली डिस्टेंस D है। तो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, डाइइलेक्ट्रिक slab is inserted with constant speed. Find the force required. मतलब इसको अंदर इंसर्ट करने में कितना फोर्स लगेगा, ये मुझे पता करना है। ये 3C/2 तो बेटा, अच्छा ये पहले वाले का आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे दूं, एक फॉर्मूला होता है F बराबर -du/dx। इस स्लैब पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो -du/dx के बराबर होगा। फोर्स ऑन स्लैब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले फॉर्मूले से इसको करना है। चार्ज अभी सर कांस्टेंट ही चल रहा है ना यहाँ पे अभी? जी चार्ज इसमें अभी कांस्टेंट है ना, किसी मतलब चेंज तो नहीं हो रहा है? हाँ, ये दूसरी हिंट है जो आप पहचान गए। सिंस सेल इज नॉट कनेक्टेड, hence
Q is constant. अगर मान लो बैटरी लगी होती तो क्या होता, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता दोनों प्लेट के बीच में, तो उसके लिए कुछ दूसरा एक्सप्रेशन होता, वो तुम लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, है ना, वो तुम लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा।
देखिए आप पहले इसमें कैलकुलेट करिए इसकी कैपेसिटी। देखिए तो ये प्लेट्स हैं कंडक्टिंग, इधर वाली कैपेसिटी C1 मान ली, इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, और इधर वाली कैपेसिटी हमने C2 मान ली, इसमें स्लैब नहीं है। तो C1 इज इक्वल टू, अब इसकी विड्थ भी कुछ माननी पड़ेगी, तो K एप्सिलॉन नॉट x इंटू विड्थ T अपॉन D, और C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स टी अपॉन D। तो नेट कैपेसिटी हो गई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट T अपॉन D और KX प्लस L माइनस एक्स। तो इसकी एनर्जी आ जाएगी U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट T, और ये नीचे आ जाएगा KX प्लस L माइनस एक्स। तो ये U आ गया है, और इसी को हम कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए। अब देखो जो फोर्स लगेगा F बराबर माइनस DU/dx, तो दैट इज द फोर्स ऑन स्लैब बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड बाय S, तो वो इसका निगेटिव यानी DU/dx चाहिए। नाउ आई विल कैलकुलेट DU/dx। तो DU/dx इज इक्वल टू D/dx ऑफ Q स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट T 2, और ये ब्रैकेट में इसको भी लिख सकते हैं L प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स। तो देखो बेटा ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट T, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ln L प्लस एक्स K माइनस 1 अपॉन आपको मालूम है कि D/dx ऑफ 1 अपॉन AX प्लस B कितना होता है, A टाइम्स ln AX प्लस B। इंटू K-1, तो K-1 की जगह नहीं बच रही है, तो K-1 मैं ऐसे ही लिख देता हूं। तो ये आंसर हुआ K-1 Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन D। अब ये T है,
तो अगर टी दिया है तो ठीक है, और अगर एरिया दिया है तो टी की जगह आप ए बाई एल कर देंगे, जो टोटल लेंथ थी, इंटू एल एन ऑफ एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये मेरे पास फोर्स आया है जो हमें लगाना पड़ेगा एट पोजीशन एक्स, जब ये ज्वाइंट जो है इंटरफेस यहाँ से एक्स दूरी पर है। तो जाहिर है कि जब आप इधर बढ़ाएंगे तो एक्स विल इंक्रीज, तो ये फोर्स आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स चेंज होगा। और ये कैसा रहेगा, सपोज आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो ये तुम्हारे पास फोर्स आ जाएगा। तो अगर तुम्हें फोर्स विद डिस्टेंस चाहिए dF बाई dt, तो इसको t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो निकल आएगा कि टाइम के साथ फोर्स कैसे बदलेगा। एक्चुअली हमारे पास dx बाई dt इज इक्वल टू v है, ये कांस्टेंट है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू वी टी प्लस सी, और एट t बराबर 0, x बराबर 0 था, तो x बराबर वी टी हो जाएगा। तो t के टर्म में ये फोर्स हो जाएगा k माइनस 1 क्यू स्क्वायर d इंटू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a log l प्लस k माइनस 1 v इंटू टी। तो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। अगर सपोज ये बैटरी लगी हुई होती तो यहाँ पर हाफ CV स्क्वायर होता, और वो एक्सप्रेशन इससे सरल है, तो उसको आप खुद भी कर सकते हो, और वो आपका होमवर्क भी रहेगा, उसको आप खुद करिएगा, है ना। तो ये कैपेसिटर, ये काफी ज्यादा इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये मेरे पास कैपेसिटर्स के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, एक दो क्वेश्चंस हम आपको दे भी रहे हैं। वो क्वेश्चंस भी काफी इजी, मतलब इसी टाइप के हैं। सपोज ये मेरे पास एक कैपेसिटर, ये एक प्लेट है, और ये प्लेट जो है हमारे पास ये फिक्स है, ये ऐसे फिक्स कर दी गई है, और इसके सामने एक और प्लेट है